दोस्तों, जब व्यवसायिक रूप से देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई डर का कारोबार करे तो बात समझ में आती है कि वो व्यवसाय कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो कंपनियां वायरस छोड़ती हैं वही एंटीवायरस भी बनाती हैं। लेकिन अगर ये चीजें फायदे नुकसान से देश की राजनीति और राजनीति के आड़ में पार्टी का भला और जनमानस का नुकसान, जब इन सब चीजों की चर्चा होने लगे और जमीनी स्तर पर दिखे, मामला है पश्चिम बंगाल का। इस वक्त लोकतंत्र की प्रयोगशाला एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही है। खासकर आपने एसआईआर देखा होगा। आज हम उस खबर की परतों को उधेड़ेंगे जो अखबारों के पन्ने के भीतरी पन्नों में सिमटी हुई, लेकिन उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव, देश के संवैधानिक ढांचे पर किस रूप में पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बंगाल की जो कि टेरिटरी है, उसकी बॉर्डर लाइन खासकर बांग्लादेश से पड़ती है और बांग्लादेश से लोगों का इस पार आना, रोहिंग्या पे चर्चा, म्यांमार की चर्चा, और इसमें कहीं कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं कि अगर लखनऊ से लेके, दिल्ली से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बांग्लादेशी भरे हुए हैं। साफ सफाई से लेकर के, मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, चूंकि बातें बड़ी लंबी होंगी, प्रैक्टिकल तौर पे हम आते हैं। बात हो रही है एसआईआर की, यानी वोटर लिस्ट की सघन जांच या पूर्ण जांच। उसके समानांतर चल रहे सीए के राजनीतिक कैंपों की ओर अगर एक नजर डालें, आप कल्पना कीजिए, एक तरफ देश का चुनाव आयोग है, वो एक संवैधानिक संस्था है, वो कह रहा है कि हम घर घर जाकर चेक करेंगे कि जो वोटर लिस्ट में फर्जी नाम आ गए हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, कायदे से इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई दखल नहीं होना चाहिए। मित्रों, ठीक उसी वक्त बंगाल के कई अन्य चौराहों पर, मथुआ बहुल इलाकों में सामियाने लगाकर कोई राजनीतिक दल अगर अपनी दुकान की रोटियां और आने वाले विधानसभा चुनाव में वोटर साध रहा है तो आप इसे क्या कहें? क्या आपको डर है कि सरकारी लिस्ट में आपका नाम कट जाएगा? घबराइए मत, हमारे पास आइए, फॉर्म भरिए, कुछ पैसे दीजिए और हम आपको नागरिकता की गारंटी देते हैं। आप बताइए, भारत को छोड़ के क्या विश्व में कोई ऐसा देश हो जिस तरह की बातें करे, या किसी को अधिकार है इस बात का? कारण यह है कि किसी देश में जन्म होना, किसी देश का नागरिक होना, किसी भी देश में आपकी शादी ब्याह, बहुत, चूंकि सभी देशों में नागरिकता लेने का, नागरिकता नहीं रहने का कई तरीके के संवैधानिक नियम है, उनका पालन होना, उनको स्वीकार करना, उसके बाद नागरिकता आपकी आती भी और जाती भी। बहुत सारे ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो भारतीय मूल रहते भारत में, लेकिन विदेशी मूल के नागरिक हैं, लेकिन उनका आना जाना, वीजा, पासपोर्ट, ये तय करता हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट, यानी विदेश मंत्रालय, विदेश डिपार्टमेंट। लेकिन जहां तक एसआईआर, मैं फिर कहता हूं, पूर्ण वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण के माध्यम में अगर बंगाल में इस तरीके की चर्चा हो रही, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है। अगर एक राजनीतिक पार्टी तय करने लगे कि नागरिक कौन रहेगा और कौन जाएगा वोटर लिस्ट में के रिवीजन के दौरान, तो फिर डीएम, कलेक्टर या सक्षम जो अधिकारी हैं वो क्या करें? नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सबसे पहले बात करते हैं उस समुदाय की जो इस सियासी विषाद का मोहरा बना हुआ है, मथुआ समुदाय। मामला बंगाल से है, राजनीति को समझने के लिए आंकड़ों को समझना जरूरी है। बंगाल में मथुआ समुदाय की आबादी कोई छोटी मोटी नहीं है, करीब 2 करोड़ है, यानी 1,80,00,000 वोटर है। बंगाल की 294 में से तकरीबन 40 सीटें ऐसी जहां इस समुदाय के लोग सीधे तौर पर हार और जीत तय करते हैं। 20-25 सीटों पर इनका परोक्ष रूप में बहुत प्रभाव है। इतिहास गवाह है कि 2011 में जब ममता बनर्जी ने वामपंथ का 34 साल पुराना किला ढाया तो यही मथुआ समुदाय उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा था। 2019 और 2021 आते जाते हवा का रुख बदला। बीजेपी ने नागरिकता का वादा किया, सीए का सपना दिखाया और ये वोटर बैंक टीएमसी से छिटक कर बीजेपी की झोली में गिरा। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि 3 से 83, 2 से 18 लोकसभा, विधानसभा दोनों सीटों की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में 1-1 टीएमसी को, जिसकी सरकार पिछले 15 सालों से उसको फाइट देती नजर आई, और फाइट ही देती नहीं है नजर आई, बल्कि कई चरण में तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, अब 2026 के चुनाव नजदीक है और बीजेपी को डर है कि कहीं सीए लागू करने में हुई 4 साल की देरी से यह समुदाय नाराज न हो जाए।
इसलिए एसआईआर के शोर के बीच यह अभियान शुरू किया गया। लेकिन दोस्तों, इस अभियान में एक पेच है, और वो पेच है असली खबर, जो आपको कहीं मीडिया के में दिखेगी, कहीं और नहीं दिखेगी। यूनाइटेड भारत की टीम, एक संदेश की टीम, ज्वाइंट एडवेंचर में उसने इसका गहन अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि मौके पर जाकर देखा, क्योंकि बंगाल से बहुत पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं। इन कैंपों में देखा गया कि रंग बिरंगे कार्ड बांटे जा रहे, कहीं गुलाबी कार्ड तो कहीं पीला कार्ड। इन्हें जाति समुदाय से मतुआ कार्ड का एक चुनावी खेल भी माना जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन कार्डों की कीमत वसूली जा रही है। नागरिकता जो संविधान और आपका अधिकार के तौर पर दिया जाता है, उसका रेट कार्ड तय होगा, कहीं 100 रुपए तो कहीं 300 रुपए, एफिडेविट नाम पर तो कहीं 800 रुपए। ये लेकर आश्वासन दिया जा रहा है कि अब आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके भाई सुब्रत ठाकुर, जो बीजेपी के विधायक भी हैं, इन पर आरोप है कि इनके संरक्षण में या इनकी निगरानी में ये सब हो रहा है। मित्रों, ये यूनाइटेड भारत का वर्जन नहीं है, बल्कि स्थानीय तौर पर जिन लोगों ने इस बात का आरोप लगाया, उनके पास तथ्यात्मक सबूत भी है। आप जरा लॉजिक यानी तर्क की कसौटी पर इसे कसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून का नियम क्या कहता है। नियम यह कहता है कि अगर आप इसके तहत आवेदन करते हो तो आप यह लिखित स्वीकार करते हैं कि आप भारत के नागरिक नहीं थे। आप समझिएगा, जो समुदाय, मतुआ समुदाय बंगाल में रह रहा है, वोटिंग राइट्स है, सरकारें बना रहा है, अब उसकी नागरिकता देने की बात अगर है तो इससे पहले क्या था? आप ये मान रहे हैं कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या पड़ोसी देश म्यांमार या के शरणार्थी हैं। अब सोचिए, जो मतुआ भाई बहन पिछले 20-30 सालों से वोट दे रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड है, ममता बनर्जी को वोट दिया, मोदी को वोट दिया, अगर वो आज सीए का फॉर्म भर देते हैं तो क्या वो खुद को विदेशी घोषित कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों में ये सवाल उठाए। बहुत सारी योजनाएं ऐसी है प्रदेश सरकार और देश की, जिनका लाभ इनको वर्षों से मिलता रहा है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री या वामपंथ सरकार में ज्योति बसु हो, चाहे ममता बनर्जी हैं, या पूर्व में केंद्र सरकार या मोदी जी, मौजूदा मोदी की सरकार में जो 80 करोड़ के लाभार्थी हैं जिनको राशन दिया जाता है, उसमें मतुआ समुदाय भी आता है। लेकिन ये कैसा जाल है, ये कैसा तर्क है? जैसे ही आप खुद को विदेशी घोषित करेंगे, आपकी पूरी पुरानी पहचान रद्द हो जाएगी, आप नागरिक से सीधे शरणार्थी की कतार में आ जाएंगे, और फिर सरकार तय करेगी कि आपको नागरिकता दे या नहीं। ममता पूछ रही, जो लोग 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में थे, उन्हें आज अपनी पहचान साबित करने की क्या जरूरत है? लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का नैरेटिव देखिए, वो खुद को रक्षक के तौर पर पेश कर रहे हैं, और उनके जो प्रतिनिधि हैं शांतनु ठाकुर, वो कह रहे हैं एसआईआर में अगर नाम कट भी गया तो ये कार्ड आपको बचा लेगा। मित्रों, एक बात समझने का प्रयास करिए, दोनों चीजें उलझी हुई है। नागरिकता एक अलग है, एसआईआर एक अलग है। एसआईआर नागरिकों के नहीं हो रही, नागरिकों की वोटर लिस्ट का संपूर्ण पुनरीक्षण है एसआईआर। नागरिकता एक अलग विषय है। अगर इस पे किसी पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी स्थानीय अधिकारी किसी तरीके की बात कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग खामोश क्यों है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, क्या आप ये दिखाई नहीं देता, आप टैक्स पेयर के पैसे से एसआईआर करवा रहे हैं, लेकिन अवैध लोगों को हटाया जा सके एक पार्टी से कैसे पैसे लेकर? कोई भी हो सकता है, वो चाहे ममता टीएमसी की बात हो, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस या वामपंथ दल हो। अगर वो झूठे वादे कर रहे हैं लोगों को नागरिकता को लेकर के, बचाने और निकालने को लेकर के, तो ये दायित्व तो सरकारी एजेंसियों का बनता है। 800 रुपए देकर वो कैसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं? क्या उनको ये अधिकार चुनाव आयोग ने या भारत के विदेश मंत्रालय ने या देश के किसी संविधान ने दिया हुआ है? और आपकी जांच प्रक्रिया का क्या मतलब रह गया अगर ये समानांतर सरकार चल रही है? तो क्या चुनाव आयोग ने कभी हिसाब किया कि किसी राजनीतिक दल के पास ये अधिकार है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बांटे? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि हिंदू कार्ड या गुलाबी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या अलग अलग विकल्प हो सकते हैं जिससे किसी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लोगों को दे सकता है या आश्वासन दे सकता है? ये झूठे आश्वासन, कोरे आश्वासन, ये किस बात के हैं? भाई, इस खेल के दूसरे पहलू पर दोहरा मापदंड समझने का प्रयास करते हैं। बंगाल से निकलकर थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, असम चलना होगा। बंगाल में एसआईआर हो रहा है, तर्क दिया जा रहा है घुसपैठियों को रोकना है। बहुत बढ़िया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है देश में। असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो बांग्लादेशी सीमा
बंगाल से कहीं ज्यादा लगती है। और खासकर बंगाल ही नहीं, अगर आप इसको मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम देखेंगे, त्रिपुरा की स्थिति है इस तरीके से है कि अगरतला से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी में बांग्लादेश का बॉर्डर है। भूगोल देखिए, म्यांमार, इसलिए मैं जिक्र मैंने म्यांमार और रोहिंग्या आने का, सबसे ज्यादा शोर मचता है म्यांमार की सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। क्या इन राज्यों में एसआईआर हो रहा है? जवाब है नहीं। तो क्या रोहिंग्या हवा में उड़कर सीधे बंगाल पहुंच रहे हैं या बंगाल ने उत्तर प्रदेश आ रहे हैं? किसी घुसपैठ, कैसे घुसपैठ है जो बॉर्डर के राज्यों को छोड़कर सीधे वहां पहुंचती जहां चुनाव होने वाले हैं? आपने दिल्ली में भी देखा होगा, घुसपैठियों को लेकर के लगातार लोकसभा में बयान, खासकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बहुत बड़ी बातें कही कि साहब सरकार पिछले 2014 से किसकी है, और अगर सरकार उनकी है तो घुसपैठिए कैसे दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। और अब तो फिलहाल दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। ये सेलेक्टिव अप्रोच है, ये चयनित प्रक्रिया ही बताती है कि मंशा क्या लिस्ट को शुद्ध करने की है या इसमें भी कोई राजनीति है। और लौटते हैं हम उन पैसों पर, मीडिया रिपोर्ट पर जहां दावा किया गया कि नॉर्थ 24 परगना और नदिया जिले में बीजेपी के कैंपों में के जो गरीब लोग हैं जिनको ये एसआईआर का सही मतलब समझ में नहीं आ रहा। कैंप लगाना अच्छी बात है, बंगाल में इस तरीके के सामाजिक कैंप लगते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारी एजेंसियां वहां काम करती हैं और निरंतर करती रहती हैं। तो क्या वो इस एसआईआर प्रक्रिया में, इस नागरिकता प्रक्रिया में कोई सकारात्मक योगदान दे रही हैं? सोचिए, गरीब आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, क्या वो नीले, पीले, लाल, हरे कार्ड के चक्कर में 800, 300 दे पाएगा? और वो दे क्यों? लेकिन जब उसे बताया जाता है कि अगर नहीं दिया तो कल आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी, तुम्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तो अपना पेट काट कर भी ये पैसा देता है। ये पैसा किस खाते में जा रहा है? क्या चुनाव आयोग, ईडी किसकी जांच नहीं करनी चाहिए? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मतुआ समुदाय की भावनाओं और डर के साथ एक खिलवाड़। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग में लिखित शिकायत, क्या धर्म के आधार पर वोटिंग कार्ड बनेंगे? ममता हमेशा तीखा वार करती है बकौल उनके बयान से। क्या अधिकार, वोटिंग राइट्स या आपकी नागरिकता जाति और धर्म देखकर बनेगी, बचेगी और रहेगी या जाएगी? बीजेपी के तर्क है कि शरणार्थियों की मदद हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मदद कीजिए, लेकिन मदद के लिए पैसे की और मदद चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? सीए का कानून पास हुए 4 साल हो गया, नियम पौने 2 साल हो गए, संसद में सरकार ये बताने को तैयार नहीं कि अब तक कितने को नागरिकता मिली या कितने की नागरिकता गई। इस तरीके की बिंदुवार चर्चा ममता लगातार रैलियों के जरिए और जन समुदायों की इस बात को सूचित भी कर रही है, चीख चीख कर केंद्र सरकार पर बहुत सारे आरोप भी लगा रही है। लेकिन इन आरोपों के पीछे ममता की तो सरकार है, वहां पे राज्य सरकार पिछले 15 साल से उन्हीं की है। तो उन्होंने कौन सा ऐसा कदम उठाया कि जिस समुदाय को लेकर के आज राजनीति का अखाड़ा बना हुआ, उसके लिए उन्होंने बेहतर क्या किया? क्या उन्होंने इस चुनाव से पहले उस समुदाय को इन सारी चीजों से बचने को लेकर के स्थानीय तौर पर, चूंकि बीएलओ, बड़ी सीधी बात कहूं, बीएलओ से लेकर के उप जिलाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर या जिलाधिकारी, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। और अवैध घुसपैठिए अगर आपके यहाँ घुसते हैं, आते हैं, रहते हैं, तो आपके समाज का, आपके देश के बहुत सारे अधिकारों को छीनते हैं। हम वैसे ही जनसंख्या को लेकर के पूरा भारत परेशान है। अवैध घुसपैठिए आते हैं तो हमारा हक छीना जाता है, यानी यहाँ के बेरोजगारों का, युवकों का, व्यवसायियों का। लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं। सामने है चुनाव, और चूंकि पिछले 2014 के बाद 19 के बाद 24 बाद अभी 26, क्योंकि 20 और 21 और 16 की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी वहां वामपंथ और कांग्रेस को बिल्कुल धूल चटा चुकी है। नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी और नंबर 1 की लड़ाई में वो पूरी ताकत लगाए हुए। नागरिकता की दुकान नहीं चलनी चाहिए मित्रों। चुनाव आयोग को अपनी आंख खोलनी चाहिए। अगर करदाता के पैसे से वोटर की लिस्ट की जांच हो रही तो उसके समानांतर चल रहे किसी भी संगठन को, किसी भी राजनीतिक दल को नागरिकता देने के कैंप पर नहीं लगाना चाहिए और अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इसका कोई प्रमाण भी देना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं। मित्रों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व में भारत एक बड़ी आबादी का देश है। हमारे कई राज्यों के बराबर ही कई देशों की आबादी है, उनकी इकोनॉमी, उनका बजट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता कि कहीं किसी भी देश का व्यक्ति यहां घुस आए और वोटिंग राइट्स तो मिल जाए, नागरिकता मिल जाए और इस चक्कर मिल जाए वो किस पार्टी को सपोर्ट देगा और किस पार्टी का विरोध करेगा। मैं फिर कहना चाहूंगा
कि एक बॉर्डर लाइन संविधान के जरिए, नियम कानून के जरिए किसी भी पार्टी को वोटर हो नहीं हो, सपोर्टर हो नहीं हो, लेकिन वोटिंग राइट्स, नागरिकता, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत आती भी और जाती भी, इसका अनुपालन सभी को करना चाहिए। फिलहाल मजे की बात यह है कि ममता वर्सेस मोदी अभी तो बस शुरुआत है। बंगाल में वैसे भी ठंड नहीं पड़ती, पर उनकी गर्मी दिल्ली तक आपको देखने को मिलेगी। चुनाव अंदाज ही नहीं बल्कि मार्च और अप्रैल महीने वहां होने जा रहे हैं, तो देश का पारा गर्म रहेगा। यूनाइटेड भारत की टीम बंगाल के चुनाव में पूरी नजर रखे हुए और खासकर एसआईआर, नागरिकता, वोटिंग राइट्स, ममता और बीजेपी के आमने सामने के जितने में क्रियाकलाप है आपके सामने बराबर आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।